हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज प्रोफेसर शुम जोशी, आपका लॉ का भाई। तो सीएमए फाउंडेशन का पेपर हो चुका है और ये रहा क्वेश्चन पेपर लॉ का आपके सामने। पेपर काफी इजी था, बहुत सारे क्वेश्चंस जो इसके अंदर है वो हमने क्लास में किए थे हमारे एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस के अंदर। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये पेपर काफी इजी आया। आई होप सबका पेपर अच्छा गया है और सबने करेक्ट आंसर सिलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन बाय सॉल्विंग द एंटायर पेपर। हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और हम समझेंगे एक एक आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ? ओपिनियन ऑफ लॉयर इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद आता है पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट ऑन विच लॉ कैन बी मेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट। ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये काफी इजी, एकदम इजी, एकदम एकदम लल्लू पल्लू सा पेपर है ये। यहां तक तो बहुत आसान लग रहा है। अच्छा, अब रिट पिटीशन कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अंडर विच आर्टिकल? देखो, सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल 32 है, तो हाई कोर्ट का आता है 226। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन घुमक्कड़ क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे घुमक्कड़ है जिसके अंदर एक्चुअल में दिमाग लगाने की, सोचने की जरूरत पड़ी है, और वो उसमें से एक ये है। अब यहां पे क्या बोला है? व्हेन बोथ पार्टीज डू नॉट हैव इक्वल राइट्स एंड लायबिलिटीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉल्ड डैश कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दोनों पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज फ्यूचर में है, दोनों के भी राइट्स एंड लायबिलिटीज फ्यूचर में परफॉर्म होंगे ना। यूनिलैटरल में एक का अभी है, एक का फ्यूचर में है। तो भाई यहां पे क्या पूछा है? इक्वल कब नहीं होते? यूनिलैटरल में नहीं होते। आई होप, आई एम सॉरी, आई होप आपको ये समझ में आ गया। बायलैटरल में फ्यूचर में दोनों का होता है, यूनिलैटरल में एक का भी और एक का फ्यूचर में होता है। जॉब नोटिफिकेशन बाय कंपनी इज नथिंग बट इनविटेशन टू मेक एन ऑफर फॉर डूइंग। तो जॉब मैं आके ऑफर दूंगा कि मुझे जो काम करना है। ठीक है, अच्छा, ये भी घुमक्कड़ क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन इज अगेन घुमक्कड़ क्वेश्चन। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स, दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रा वायरस। मतलब बियॉन्ड द पावर होता है। इंडोर मैनेजमेंट मतलब तुम्हारा इंटरनल क्या चल रहा है हमको क्या मालूम, बचता क्या है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नन ऑफ द अबव। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, नॉट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ये घुमक्कड़ था, बट ये काफी इजी है। ऐसी कंसेप्ट हमारे सिलेबस में और हमने इसको पढ़ा है। तो इसका आंसर आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप फर्स्ट पेज में किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं है। बढ़ते हैं आगे और जाते हैं हम लोग अब 9th क्वेश्चन के अंदर। तो 9th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इंटरव्यूअर्स का मतलब होता है बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। इंटरव्यूअर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। इन केस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस में क्या होता है? मैं भी परफॉर्म करूंगा, तू भी परफॉर्म करेगा। ए तो है नहीं, बी तो है नहीं, तो आंसर इज बोथ शैल परफॉर्म देयर पार्ट। काफी इजी है। हाँ, 11th क्वेश्चन इज अगेन अ घुमक्कड़ क्वेश्चन बच्चे। ये घुमक्कड़ क्यों बताता हूं? हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन में ये लाइन देखी थी, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स। जब वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स एक पर्सन से दूसरे के पास होता है तो उसको हम डिलीवरी बोलते हैं। पर क्योंकि इन्होंने यहां पे एक लाइन डाली है विथ कंसिडरेशन, मैंने खुद से गुड्स को ट्रांसफर किया किसी और को फॉर मनी, इट इज सेल, इट इज सेल। घुमक्कड़ क्वेश्चन था ये। यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स मतलब डिलीवरी देना, करेक्ट है। बट विथ कंसिडरेशन मतलब क्या? पैसा लेन देन, मतलब सेल हुआ ना, सेल हुआ ना। यस, तो इसका आंसर इज ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एक पर्सन ने प्रपोजल दिया दूसरे को और एक्सेप्ट होने के पहले मर गया, तो ऑफर हो गया वॉइड, ऑफर हो गया वॉइड। ठीक है, म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल डिस्चार्ज मतलब दोनों पार्टीज अपनी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। नोवेशन में हाँ, दोनों की सहमति है, म्यूचुअल डिस्चार्ज है। परफॉर्मेंस करके भी म्यूचुअल डिस्चार्ज है। अल्टरेशन से भी म्यूचुअल डिस्चार्ज है। ब्रीच के अंदर म्यूचुअल डिस्चार्ज नहीं होता। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। उसके बाद आता है 14th क्वेश्चन पे, रैटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। रैटिफाई का मतलब होता है मंजूरी देना। मंजूरी देना मतलब क्या? पहले तूने कुछ किया, उसको मैं आज मंजूरी दे रहा हूं, तो वो इफेक्ट कौन सा होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रैटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव। फिर आता है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कौन सा है? मिस्टेक नहीं, फ्रॉड नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, इग्नोरेंस। यस, इग्नोरेंस इज द ऑड वन आउट ओवर हियर।
आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन. फिर आता है रमेश गेट्स एन अपॉइंटमेंट ऑफर विच रिक्वायर्स हिम टू एक्सेप्ट विद इन 10 days एंड ज्वाइन विद इन 30 days. ही कीप्स क्वाइट, द ऑफर इज रिवोक्ड ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम. भाई उसने कुछ बोला ही नहीं तो ऑफर क्या हो जाएगा, ऑफर रिवोक हो जाएगा ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम. अच्छा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. ना एलियन एनिमी कंपिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट, ना कन्विक्ट है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही अनरजिस्टर्ड कंपनी है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, विच इज नन ऑफ द अबव, इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, 18th क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, घुमक्कड़ क्वेश्चन. एक्सेप्टेंस देने वाला पर्सन जो है वो बेस्ट फ्रेंड है ऑफरी का. मैं ऑफरर, तू ऑफरी. ऑफर मैंने तेरे को दिया, एक्सेप्टेंस तेरे दोस्त ने दिया, तो ये एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं जाएगी. मैंने तेरे को ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस तूने देनी चाहिए थी ना. मैं ऑफरर, तू ऑफरी, एक्सेप्टेंस किसने दी, तेरे दोस्त ने दी, तो एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं जाएगी. आई होप यहां तक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू टेल अस इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए, मुझे जानना है. और अकाउंट्स और लॉ के अंदर आपका टोटल कितना आता है हमें जरूर बताना, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो है, मतलब इसके बाद इसी वीडियो के अंदर आप देखोगे श्रीकांत सर पूरा का पूरा अकाउंट्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following will amount to discharge of contract by operation of law? देखो, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया बिकॉज ऑफ लॉ. लॉ कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. परफॉर्मेंस तो पार्टीज ने किया है, म्यूचुअल डिस्चार्ज है. अल्टरेशन भी पार्टीज ने किया है, वेवर भी किसी एक ने किया है. तो आंसर क्या आएगा इसका, इंसॉल्वेंसी. जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है. तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, इंसॉल्वेंट जब आदमी होता है तब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, ऐसा रिश्ता इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिश्ता है बट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आएगा क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट. फिर प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट और रेगुलेटर इज कॉल्ड एडमिनिस्टर्ड प्राइस. फिर व्हेन गुड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग विद द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स. In normal sale by a shop, the title to goods is to the consumer is evidenced by cash memo, invoice, bill, any of the above. So answer आएगा इसका any of the above. काफी इजी पेपर था. 23 तक तो हमारा हो चुका है, 24th में आता है एग्रीमेंट टू सेल. अब ये यहाँ पे ना शब्दों का खेल है. एग्रीमेंट टू सेल प्रीसीड्स अग्रीमेंट ऑफ सेल. एग्रीमेंट टू सेल प्रीसीड्स एग्रीमेंट ऑफ सेल. उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर. इंप्लाइड कंडीशन टाइटल की भी है, डिस्क्रिप्शन की भी, सैंपल की है. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी. डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है ऐसी स्टेट जहां पे द बायर इज बाउंड टू कलेक्ट एंड टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स. तो डिलीवरेबल स्टेट का मतलब एक्चुअल डिलीवरी बाय सेलर भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बाय सेलर भी नहीं है. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी. डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, जब गुड्स आर रेडी and the buyer is bound to take the delivery of goods is called as deliverable state. तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी. हाँ, एक्चुअल डिलीवरी बाय सेलर हमें लग सकता है, बट जब आप थ्योरी को रीड करोगे डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, when buyer is bound to accept the goods or take the delivery of goods. So the answer is option D. 28th, in case of agreement of sale the goods are future goods. agreement of sale में goods कौन सा है, future goods है. फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर जाते हैं हम लोग. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 29. 39 कैसे आ गया भैया, हाँ. एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एन एग्रीमेंट ऑफ सेल बाय परफॉर्मेंस ऑफ सेलर, परफॉर्मेंस ऑफ बायर रिस्पेक्टिव. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स एग्रीमेंट ऑफ सेल बाय नन ऑफ द अबव. क्यों, क्योंकि यहां पे आंसर आएगा प्रोविजन के हिसाब से, और ये प्रोविजन की लाइन इसमें से कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है. सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव. 30th क्वेश्चन, राइट टू रीसेल विथ होल्ड एंड लीन इज अवेलेबल टू अनपेड सेलर. इट इज अवेलेबल टू अनपेड सेलर. उसके बाद इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन अ बिल गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, दे आर कॉल्ड. जब भी नेगोशिएशन होता है मतलब ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के पास, सो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो सामने वाला पर्सन है उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफरी. मैं ट्रांसफरर, सामने वाला ट्रांसफरी. तो यहां पे भी थोड़ा सा घुमक्कड़ तरीके से पूछा इंस्टीट्यूट ने कि इन कोर्स ऑफ नेगोशिएशन अ बिल गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो वो अदर पर्सन को क्या बोलेंगे, ट्रांसफरर मैं,
टू ट्रांसफरी, तो ट्रांसफर इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ चेक द ड्रॉवर इज, चेक के केस में ड्रॉवर कौन होता है? जो अकाउंट होल्डर होता है वही ड्रॉवर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन बी पेई ऑल्सो, इसमें से कौन पेई हो सकता है? भाई पेई ड्रॉवर हो सकता है, पेई ड्रॉवर हो सकता है। उसके बाद करेंसी नोट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, बट उसमें सारे फीचर्स प्रॉमिसरी नोट के अवेलेबल है। 35th, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक द नोटिस बाय बैंक इज गिवन टू ड्रॉवर ऑफ द चेक, ये भी इजी था। 36th क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर, promissory note cannot be made payable to bearer, bill of exchange and accommodation bill can be made payable to bearer। उसके बाद check is drawn on, अब यहां पे चेक किस पे ड्रॉ होता है? एनी पर्सन पे होता है, एनी बैंक इन द वर्ल्ड होता है, या एनी स्पेसिफाइड बैंक होता है? अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके हिसाब से चेक इज ड्रॉन ऑन एनी स्पेसिफाइड बैंक। फिर आते हैं 38 क्वेश्चन पे, इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में? भाई दोनों में 3 पार्टीज होती है, ये तो करेक्ट है। दोनों में डेट्स होती है, ये भी करेक्ट है। दोनों में भी डिफाइनाइट पे ही होता है, ये भी करेक्ट है। दोनों को एक्सेप्ट ड्रॉ ही करेगा? नहीं, चेक के केस में ड्रॉ ही तो बैंक होता है ना? सो बोथ हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉ। इज दिस क्लियर? सो द आंसर इज ऑप्शन डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग 39th क्वेश्चन पे। ठीक है, विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें नेम ऑफ पे शुड बी देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज, करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए कुछ हद तक करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पे एनी बैंक लिखा है तो हम अज्यूम कर सकते हैं एनी बैंक मतलब स्पेसिफाइड बैंक, पर मोर बेटर आंसर इज ऑप्शन सी, नेम ऑफ पे शुड बी देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, is this clear? Next, a check has to be presented to the bank of pay within dash days of issues। अब देखो यहां पे ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत है। एक्चुअली 3 मंथ्स होता है, 3 मंथ्स के हिसाब से 90 डेज है, तो आप जब ऊपर के लेवल में जाओगे तब आपको समझाएगा कि 3 मंथ्स और 90 डेज में भी फर्क होता है, बट इट्स ओके। लेट अस फोकस ऑन द आंसर्स। तो आप लोगों ने लिखा होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद कलीग्स इज कॉल्ड एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं कलीग के साथ उसको ग्रेप वाइन कहता है। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, बॉस से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रेफरेंसिंग, ऑथर का ओरिजिनल आइडिया नहीं होता है, वो रेफरेंस लेता है किसी और की लिखी हुई चीज का। सो द आंसर इज ओरिजिनल आइडिया ऑफ द ऑथर, ये भी हमने किया हुआ है। एक लॉन्ग कंबरसम प्रोसेस इज शोन इजीली थ्रू ग्राफिकल मोड, इट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद विच रिपोर्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल कंपनीज, मतलब इसमें यह पूछा है कि कौन सी रिपोर्ट हर कंपनी में सेम होती है, उसका आंसर इज एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। फिर विच इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, इमोशन है, हेलो इफेक्ट है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, प्रॉपर मीडियम कम्युनिकेशन, तो मीडियम है कम्युनिकेशन का। 47th, इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विच बैरियर टू कम्युनिकेशन इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ पर्संस। देखो वर्चुअल कम्युनिकेशन में कौन सी चीज लोगों के कंट्रोल में नहीं होती, वो होती है नेटवर्क डिस्टर्बेंस, किसी के कंट्रोल में नहीं होता। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी का फर्स्ट स्टेज कौन सा है? डिनायल इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी। फिर हम जाते हैं लास्ट में विच इज 49th एंड 50। जब एक आदमी को लगता है कि उसका कल्चर सुपीरियर है दूसरे से तो उसको हम कहते हैं एंथोसेंट्रिज्म, और जब मैनेजर कम्युनिकेट करता है अपने स्टाफ के साथ तो ऑडियंस को हम लोग फ्रेंडली मानते हैं। सो हमारा ये रहा लॉ का पूरा पेपर। आई होप आप लोगों को लॉ का पेपर अच्छा गया है। कमेंट सेक्शन में बताना लॉ में कितने मार्क्स मिल रहे हैं आप लोगों को, एंड अकाउंट्स में कितने मिल रहे हैं, और टोटल कितना हो रहा है। अब श्रीकांत सर शुरू करेंगे अपना लॉ अकाउंट्स का पेपर का पूरा डिस्कशन। आई होप सबको पेपर आसान गया, पेपर काफी ईजी था, 2-3 क्वेश्चन घुमक्कड़ थे, आई अग्री, बट ओवरऑल पेपर वॉज क्वाइट ईजी। आई होप आप सब लोगों का पेपर अच्छा गया है। मिलते हैं इंटर के अंदर, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएमए के वॉरियर्स। सो क्या पेपर था, मतलब इतना मक्खन, इतना लड्डू, इतना चिल्लर। यस,
सीएमए फाउंडेशन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग का पेपर बहुत इजी था। जैसे कि मैंने बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यू थ्योरेटिकल आएंगे वैसे ही आए, और मैंने ये भी बोला था कि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे कम आएंगे और वो भी चिल्लर आएंगे। हम लोगों ने जो मैराथन सेशन लिए थे उस मैराथन सेशन के अलावा जो टॉप सीक्रेट मैंने 100 एमसीक्यू वन डे बिफोर किया था उसी में से एमसीक्यू आए हुए हैं, उसके बाहर का एक भी एमसीक्यू नहीं आया हुआ है। आई कैन प्राउडली से दैट। सो आज हम लोग मिले हैं कि ये जो पेपर आपका दिसंबर 25 का आया हुआ है उसके आंसर्स की डिस्कस करने के लिए मिले, ताकि आप चेक कर सको कि भाई आपके कितने आंसर सही आए हैं, क्या सही आंसर है और आपको अकाउंट्स में कितने मार्क्स मिल रहे हैं। सो जिन लोगों ने इंस्पायर से तूफान तरीके से डिटेल में पढ़ा हुआ है इनकी तो एकदम चांदी सोना डायमंड सब कुछ हो चुका है, एकदम खुशी के मारे उछल रहे। तो लेट्स डिस्कस इट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि भाई क्या इसके आंसर की है। पहला 51 is the activity which is concerned with recording, classifying financial data related with operation. Identify operation in order to the occurrence. तो it's a bookkeeping, accountancy, posting और it's a journalization. तो but obviously इसका आंसर है आपका bookkeeping, चिल्लर theoretical. Which of the following is not the framework of accounting? कौन सा accounting का framework नहीं है? तो it's a business framework. ये ऑप्शन उसका है B. 53 Which of the following is not the accounting concept? मैंने बोला था इंस्टीट्यूट सीधा क्वेश्चन कभी नहीं पूछती, उल्टा करके पूछती है। तो कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है? तो अकाउंटिंग साइकिल, ये आपका कोई भी अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस फॉर फैक्ट्री इज ए एग्जाम्पल। बेनिफिट साल भर का ही है या साल से कम है तो उस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। चलो नेक्स्ट वन 55 गुड्स परचेज किए थे सोनू से बट रॉन्गली एंटर्ड किए सीमू से, तो पार्टी का नाम गलत गया है बट रिकॉर्ड किया है, रेक्टिफिकेशन से असर क्या होगा? सोनू एंड सीमू बोथ आर द पर्सनल अकाउंट, बैलेंस शीट अफेक्ट होगा, प्रॉफिट पे कुछ भी असर नहीं गिरेगा। ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन डी, नो इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट। Then 56 which is represent interrelationship between three important aspects: asset, liability and accounting equation. इनके बीच में कौन सा आपका है? तो बट ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग इक्वेशन दर्शाता है, बराबर। Then 57 purchase of old furniture 2000 for freight. सेकेंड हैंड एसेट पे कोई भी खर्चा किया तो वो खर्चे को अपन कैपिटलाइज करते हैं, तो वो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था। ऑप्शन आता है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? पासबुक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक को ही बैंक स्टेटमेंट बुलाता है। ट्रायल बैलेंस वो नहीं चाहिए, कैशबुक चाहिए। यस, तो क्या नहीं चाहिए? नॉट रिक्वायर्ड ट्रायल बैलेंस। आ गए यहां तक। नेक्स्ट 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बोला था ना इंस्टीट्यूट कभी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगी, उल्टा पूछेगी। कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन डी, डेबिट इनकम। इनकम को क्रेडिट होता है तो वो करेक्ट है क्या? नहीं। क्रेडिट एक्सपेंस वो तो डेबिट होता है। परचेज बुक रिकॉर्ड क्या करता है? परचेज बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। दो कंडीशन होनी चाहिए, गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। इक्विपमेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस मिस्टर अरोरा शुड बी रिकॉर्डेड इन। इक्विपमेंट बेचा है, रेगुलर सेल ऑफ गुड्स नहीं है, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेट नॉन डिप्रीसिएबल? लैंड पे डिप्रीसिएशन नहीं आता है, बाकी सब पे डिप्रीसिएशन आता है, तो इट्स अ लैंड। देन प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो अपने बुक में कितनी बार किया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस एनी काइंड ऑफ एडवांस एंड एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट, बट कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन कौन सा है? डी। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,26,000, रेट ऑफ डिप्रीसिएशन 10%, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1,26,000 उस पे 12,600 का डिप्रीसिएशन आया, तो 12,600 का डिप्रीसिएशन आने के बाद बैलेंस कितना बचा? 1,26,000 माइनस 12,600, वो आया 1,13,400।
1,13,400 पे वापस 10% डिप्रीसिएशन 11,340। ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, बराबर, डन। A sum of rupees 2,50,000 paid compensation to the employee was retrenched is treated as। तो रिट्रेंच कॉम्पेंसेशन अगर पे किया हुआ है तो काम से निकाल दिया वर्कर को, तो दोबारा उसको वापस कॉम्पेंसेशन देना नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Which of the following without trade transaction but for the mutual benefit। तो मैंने एग्जांपल दिया था, तेजस सर और मैं अच्छे दोस्त थे, दोनों को पैसे की जरूरत थी, म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल। आ गए यहां तक सब कुछ क्लियर? एकदम बढ़िया बढ़िया चिल्लर एमसीक्यू थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे खुशी है कि जो एमसीक्यू मैंने करवाए उसी में से सब कुछ आ रहा है। सो आप डेफिनेटली बताना कि आपके कितने सही आंसर आ रहे हैं और आपका क्या स्कोर आ रहा है। डी दार्जिलिंग ऑफ 10,000 kg of tea costing 200 each, then D incurred freight 36,000, transit 24, 200 kg lost हुए। तो abnormal loss का फॉर्मूला दिया है, कंसाइनर एक्सपेंसेस इनटू लॉस क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो 10,000 kg है, 200 है, मतलब ये हो गए 20 लाख। देन 36,000 प्लस 24 तो मतलब हो गए 20,60,000। इसमें से 200 क्वांटिटी लॉस हुई डिवाइडेड बाय 10,000 kg। तो करो एक बार कैलकुलेटर पे, 20,60,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 10,000। द आंसर इज कमिंग 41,200, ऑप्शन डी, डन। कंसाइन और सेंड कंसाइनी एंड प्रिपेयर व्हाट, तो ये तो इजी ही है, प्रोफार्मा इनवॉइस भेजता है। देन Which of the following account debited by consigner on receipt of goods। कुछ लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं, डेबिटेड बाय कंसाइनी मतलब कंसाइनी के बुक में, तो कंसाइनी के बुक में एंट्री होता ही नहीं है, तो इट्स ऑप्शन डी। ओके, कंसाइनर एंट्री करता है कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट। जॉइंट वेंचर अकाउंट, बी ने गुड्स परचेज के 5 लाख के, 80% गुड्स बेचा 6,25,000 को, बैलेंस गुड्स लेके गए 20% लेस, तो प्रॉफिट कितना हुआ? एक बढ़िया सा छोटा सा जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, बराबर। सेल कितने का हुआ? तो सेल हुआ 6,25,000। नाउ 5 लाख का 80% गुड्स बेचा है, तो 20% गुड्स बचा, 5 लाख का 20% आया 1 लाख। 1 लाख का गुड्स वो कैसे लेके गए? 20% लेस, मतलब 20,000 पे। तो 20,000 का लॉस हुआ, 1 लाख के गुड्स थे, 20,000 लेस, 20% लेस पे लेके गए, 20,000 गए तो 80,000। परचेस कितना है तुम्हारा? 5 लाख। तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आई तुम्हारी? 7,05,000। उसमें से 5 लाख गए तो प्रॉफिट आया तुम्हारा 2,05,000। ऑप्शन ए, इजी पीजी, एकदम कुछ था ही नहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, एकदम मक्खन पक्का। बहुत सारे लोगों के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। 71 जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पे इनकम रिकॉर्ड होता है, नॉमिनल अकाउंट। बिल ऑफ एक्सचेंज 9 लाख का है, डिस्काउंट किया था 8,73,000, डिसऑनर हुआ, नोटिंग चार्जेस 1,200 है, तो बैंक को कितना देना पड़ेगा? बैंक को 9 लाख प्लस 1,200, 9,01,200 देना पड़ेगा, ऑप्शन डी। डी ऑफ दिल्ली सेंड आउट गुड्स टू द के ऑफ कोलकाता, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25% मतलब 20% ऑन सेल, याद रखना। 50% गुड्स सोल्ड फॉर 3,52,000, 10% अबाउ द इनवॉइस प्राइस, तो पूरे कंसाइनमेंट का इनवॉइस वैल्यू कितना है? तो ये जो 3,52,000 का उन्होंने गुड्स बेचा वो 10% अबाउ पे बेचा था, मतलब डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। तो करो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट जल्दी से, 3,52,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो आधा कंसाइनमेंट बेचा है 3,20,000 को, तो पूरा कितना हो गया? 6,40,000। ये आ गया इनवॉइस प्राइस, ऑप्शन डी। सविस्तर डिटेल में आंसर बता रहा हूं विथ कैलकुलेशन के साथ, बस ऐसा नहीं कि ऑप्शन बी सी डी, कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। ओके, ओपनिंग कैपिटल, ड्रॉइंग रिस्पेक्टिवली, प्रॉफिट, तो ये रहा मेरा कैपिटल अकाउंट, बराबर। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14 लाख का बैलेंस है। देन ड्रॉइंग दिया है, ड्रॉइंग डेबिट साइड पे आता है, कितना है? 3 लाख रुपए का। क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कैरी डाउन, वो आया 18 लाख। बोला प्रॉफिट कितना है बताओ, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आता है, तो ये फिगर मिसिंग है।
डेबिट साइड का टोटल आया 21 लाख, उसमें से 14 लाख ओपनिंग था, तो 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 7 लाख। आए सब लोग? डन डना डन, एकदम तोड़ कड़क झकास, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या पेपर था, एकदम इजी पीजी। अकाउंटिंग ईयर द नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, इजी पीजी। द परमानेंस अप्रोच ऑफ मार्शल, मार्शल का परमानेंस अप्रोच, फिक्स एसेट पहले रिकॉर्ड करते, करंट एसेट बाद में रिकॉर्ड करते हैं, तो इट्स ऑप्शन बी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं भाई? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर पता करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, सो इट्स ऑप्शन बी। 78 फिक्स एसेट आर डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, फिक्स एसेट अपन डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में, क्यों डिस्क्लोज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन टिल द डेथ, मार्केट वैल्यू को कंसीडर करते हैं क्या? नहीं। क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालना है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया प्यारा सा, बराबर। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, देन सेल क्रेडिट साइड पे 10 लाख, परचेसेस डेबिट साइड पे 8 लाख, वेजेस, वेजेस कितना है तुम्हारा 40, और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, तो मुझे पता है 25% सेल कितना 2.5 लाख। बोले क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट साइड की फिगर मिसिंग है, तो डेबिट साइड का टोटल लो फटाफट, 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 40,000 प्लस 2,50,000 बराबर। नाउ माइनस 10 लाख माइनस 10 लाख, तो आया कितना 2,90,000, इट्स ऑप्शन बी 2,90,000 79 का। डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सोल प्रोप्राइटरशिप, कौन सा कंपोनेंट नहीं है फाइनेंशियल सोल प्रोप्राइटर का? तो इट्स रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, वो अपन एनपीओ में बनाते हैं। लीगसी, ये तो पता ही है तुमको, लीगसी हमेशा क्या किया जाता है? कैपिटल रिसीट, किसी व्यक्ति के मरने के बाद आता है। कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको पता है, एक्यूमुलेटेड फंड। देन सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला था आएगा सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन, एकदम चिल्लर है। 1,11,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है तुमको, 1,11,250, उसमें से एडवांस 15,000 है, तो एडवांस को 15,000 को क्या करेंगे? माइनस, और आउटस्टैंडिंग जो है वो 11,250 है आउटस्टैंडिंग, तो ऐड करो और देखो 1,11,250 माइनस 15 प्लस 11,250, 1,07,500, ये आंसर आया। ऐसा ऑप्शन है क्या? 1,07,500, यस, 83 का ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर शोन इनटू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते, वो भी उसी अकाउंटिंग पीरियड के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट, अपने बुक का चिल्लर क्वेश्चन, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक रियल अकाउंट, याद किया था वन डे बिफोर। द कॉस्ट which is measured in the terms of product, hotel, guest, temporary are known as, this is cost object, the answer is cost object. Next, which of the following formulate the cost accounting standard? Cost accounting standard board, CASB. Then कॉलेज के लिए कौन सा है? कॉलेज सर्विस देता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। The process of assigning whole item of cost revenue single unit at a time amount for the period is referred as, this is called allocation. Then dash dash are called irrecoverable cost, जो cost हो चुका है recover नहीं हो सकता है, past cost, history cost, it is called as what? Sunk cost. Then इनडायरेक्ट मटेरियल आपका कहा जाता है वर्क ओवरहेड में, क्योंकि डायरेक्ट प्राइम में चला जाता है। हाँ, ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन था और आउट ऑफ पार्ट भी बोल सकता हूं मैं, हाँ जेन्युइनली कहूंगा कि भाई ये इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में भी नहीं कवर किया हुआ है। ये आपका है
कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1968, ये आंसर है उसका। बहुत लोग शायद यहां गड़बड़ चुके होंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा असर्टेन डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 1,20,000। डायरेक्ट लेबर कितना है? 20। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब चार्जेबल एक्सपेंस जो कि लेबर के 50% है, मतलब 10,000, मतलब कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। ये मेरा क्या है? प्राइम कॉस्ट। ऑप्शन डी प्राइम कॉस्ट है ये मेरा। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर? कौन सा एग्जाम्पल है कॉस्ट ड्राइवर का? इट्स ऑप्शन सी, सेटअप पर आवर। देन which of the following is classification by the production and operation process? production and operation process से कौन सा चला जाता है? तो इट्स ऑप्शन ए, जॉब कॉस्ट, बैच कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट। डन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ड्राफ्टेड इन। करेक्ट सीक्वेंस मतलब कॉस्ट शीट वाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइम कॉस्ट। तो आपको पहले आता है प्राइम कॉस्ट, फिर आता है आपका वर्क कॉस्ट, फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन आना चाहिए आपका ऑप्शन डी। कॉस्ट शीट याद करवाई थी तो आना चाहिए। देन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम, फॉर्मूला है आपका कंज्यूम का ओपनिंग स्टॉक एड परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? तो ओपनिंग स्टॉक है 14,400। परचेस पता नहीं है, 1,27,200 कंज्यूम है। क्लोजिंग स्टॉक 21,600 है, परचेस निकालना है। नाउ ये जो 14,400 है पॉजिटिव है, साइड चेंज होने के बाद क्या होगा? निगेटिव। और ये पॉजिटिव होगा साइड चेंज होने के बाद, निगेटिव है ना 21,600, वो पॉजिटिव होगा। देखो कितना आता है, करो कैलकुलेट। 1,27,200, 1,27,200 माइनस 14,400 प्लस 21,600, 1,34,400। इट्स ऑप्शन डी। ओके। CAS 14 स्टार्ट विथ पोल्यूशन कंट्रोल। मैंने बोला था आपको नंबर नाम, नाम नंबर याद करके जाना। एक आध MCQ तो पक्का आएगा ही आएगा। पोल्यूशन कंट्रोल। देन सेकंड लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बजट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटेटिव एंड अप्रूव्ड डिफाइंड। हाँ, इट्स अ ट्रू। बजट एंड द फॉर्मल क्वांटिफिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इट्स ऑप्शन सी। कौन सा कॉस्ट है जो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करता है? इट्स नॉट एंड ओनली मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये था आपका तूफान 2000 चिल्लर लड्डू पेपर। बहुत बच्चों ने आग लगाई है। तुम्हारे सेशंस के आंसर्स क्या आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर पेपर, ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।